कोई कमी नहीं, रोज़गार भी एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ से उभर के आ रहा है। आपकी नज़र में कैसा कलतरा होना चाहिए जहाँ पे हर हाथ को रोज़गार में, इंडस्ट्रियल सेक्टर तो है यहाँ पे? अकलतरा एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप देखिए इसमें हर चीज़ का मिक्सचर है। कोई नया चेहरा आप हैं, जनता स्वीकारेगी नहीं स्वीकारेगी, पहली बार आप मैदान में आए हैं। इस जनता के लिए, इस क्षेत्र के लिए कोई नया चेहरा नहीं हूँ, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है। अगर आते हैं तो प्राथमिकताएं, मेन प्राथमिकताएं, 3 प्राथमिकताएं बता दीजिए। मैंने अभी आपको जो डिटेल में बताया, ये शायद रिपीट मैं कर रहा हूँ। बदहाल की बदहाल आज भी कहा जाता है यहाँ पे, नेशनल लेवल पर बात चलती है यहाँ की। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर आप बात करें तो एक चीज़ अच्छी है कि रोड्स की कनेक्टिविटी की वजह से अब हम जांजगीर से कनेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पे राज परिवारों ने बर्बाद कर दिया है। तो थोड़ी सी उनकी शायद जानकारी सही नहीं है। अकलतरा कभी भी रजवाड़ा नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। चुनाव की तारीख जैसा ही पास आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों में और जो विधायक है उनकी भी सरगर्मियां बढ़ रही है। वैसे में हम उसको जानने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। इसी क्रम में हम जांजगीर चांपा के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, और यहाँ का जो मुकाबला है इस बार बहुत कांटे का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर चाचा के अपोजिट में इस बार भतीजे को उतार दिया है। यहाँ पर चाचा है भारतीय जनता पार्टी से सौरभ सिंह, और उन्हीं के अपोजिशन में इस बार काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है राघवेंद्र सिंह जी को, और उन्हीं के साथ आज हम मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, पहले हमारे कार्यक्रम का पड़ाव रहता है कि हम हर लोगों से उनके जीवन के बारे में पूछते हैं कि कैसा रहा है उनका जीवन। आप अपने जीवन के बारे में बताइए, फिर राजनीतिक चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने अभी पूछा था, राजनीतिक परिवार से मेरा ताल्लुक़ रहा है। हम लोग अकलतरा में बहुत पुश्तों से यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ के ही निवासी हैं, और एक फ्रीडम फाइटर परिवार से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे बाबा स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी भी IAS में सेलेक्ट हुए, और IAS में सेलेक्ट होने के बाद भी उन्होंने चुना जनसेवा को। उनकी थोड़ी अर्ली मृत्यु हो गई थी विधायक रहते हुए ही। मेरे फादर ने MBBS किया, वो डॉक्टर थे, चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन उसके बाद लोगों का प्रेम था, और लोगों ने जब उनको कहा तो उन्होंने भी जनसेवा को कांग्रेस पार्टी के माध्यम से चुना, और यहाँ से वो विधायक रहे। मेरी पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुई। बोर्डिंग स्कूल के बाद मैंने वकालत की पढ़ाई अपनी पूना ILS लॉ कॉलेज से कंप्लीट करी, और ILS लॉ कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के दौरान मेरे फादर का जब देहांत हुआ, उसके बाद मैं अकलतरा वापस आ गया था। तो लोगों का प्रेम था, ऐसी अपेक्षाएं थीं कि उनके काम करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से बहुत, वैसे तो अगर कोई तारीख पूछता है तो हमेशा याद नहीं रहता, क्योंकि बचपन से हम लोग कांग्रेस पार्टी को ही हम लोगों ने देखा। अभी विगत 2 वर्ष से इसके पहले प्रदेश सचिव के रूप में, और अभी विगत 2 वर्ष से मैं जिलाध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी में काम, अपना दायित्व निभा रहा था। तो पार्टी ने ये उत्तरदायित्व दिया है, मौका दिया है, तो मैं प्रत्याशी के रूप में अकलतरा से चुनाव लड़ रहा हूँ। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, आप ही के चाचा इस बार। ये रिश्ता ज़रा बताइए कैसे, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं इस चीज़ को कि किस ढंग का। 2 राइवलरी, एक पाटन से हैं, उनके भी भतीजे इस बार यहाँ से भी हैं, मतलब दिलचस्प ये मुकाबला है भाई, इसको ज़रा बताइए कैसा है। 2008 में सौरभ सिंह जी इसके पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे। ये मेरे सगे चाचा नहीं हैं, ये मेरे ग्रैंडफादर के सबसे छोटे भाई के लड़के हैं, ये मेरे सगे चाचा नहीं हैं। और सौरभ काका उस समय 2008 में कांग्रेस में थे, उन्होंने टिकट मांगी, नहीं मिली तो वो बसपा गए, फिर वो कांग्रेस में वापस लौटे 2013 में, और फिर 18 में वो BJP से उन्होंने चुनाव लड़ा। हम लोग, जो मेरे फादर के बाद से हम लोग कांग्रेस में ही बने हुए हैं। तो उनकी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी विचारधारा है, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये एक विचारधारा और पार्टी की लड़ाई है, प्रतिनिधित्व करने की और लोगों की सेवा करने की। फिर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। चाचा की ऐसी कौन सी कमी है जिसको आप बताएंगे? जनता के बीच अगर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से अभी वर्तमान में विधायक हैं, आप चूँकि कांग्रेस से हैं, तो चाचा की कमी बताना बहुत बड़ी आपके लिए दुविधा की स्थिति है इस बार। नहीं, उसमें कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। देखिए,
चुनाव में हम लोग जब जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग एक पॉजिटिव नोट पे अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं हम उसको लेकर जा रहे हैं। उसके बाद भाजपा विधायक जी द्वारा या अन्य पार्टियों द्वारा जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है अकलतरा विधानसभा में, हम लोग उस चीज़ को लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जब किसान को बोनस मिल रहा है, किसान न्याय योजना के माध्यम से पैसा मिल रहा है, तो आप तो इस बात को मानेंगे कि वो किसी कांग्रेस पार्टी, बसपा या भाजपा देखकर नहीं मिलता है, वो हर किसान को मिल रहा है। तो भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं, जिसका लाभ हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर वर्ग को मिल रहा है, हम लोग इन योजनाओं को लेकर बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के विधायक की अगर आप बात करें तो सौरभ सिंह जी द्वारा एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई। आकर उन लोगों ने आवास की बातें की कि आवास छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दे रही है, या उन्होंने कई जगह ऐसे मुद्दे उठाए जो कि मुद्दे थे ही नहीं। एक बनते हुए गौठान में मुद्दे उठाए गए और कई ऐसी भ्रम की स्थितियां पैदा की गई, जिसको हम लोगों के बीच जाकर उस बात को क्लियर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ समय पहले सौरभ सिंह जी का भी इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ अपने कार्यकाल को लेकर और मैंने जो काम किया है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे उनका कई जगह ये भी स्टेटमेंट है कि अकलतरा को कांग्रेस सरकार ने पैसा नहीं दिया और यहाँ पर उसको उपेक्षित रखा। तो पहले तो उनको क्लियर होना चाहिए कि उपेक्षित रखा या कार्य किया, तो ये बात उनको सामने आकर पहले क्लियर करनी चाहिए। एक यहाँ पे बैरियर है सर कि यहाँ अगर देखा जाए अकलतरा में संभावनाओं की कोई कमी नहीं, रोज़गार भी एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ से उभर के आ रहा है। आपकी नज़र में कैसा अकलतरा होना चाहिए जहाँ पे हर हाथ को रोज़गार में? इंडस्ट्रियल सेक्टर तो है यहाँ पे। अकलतरा एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप देखिए इसमें हर चीज़ का मिक्सचर है। हमारे यहाँ टूरिज़्म की अपार संभावनाएँ हैं, यहाँ पर जंगल भी हैं हमारे पास, क्रोकोडाइल पार्क भी है। और आपको ये जानकर अचंभा भी होगा कि जिस बेल्ट से आप अभी आए हैं, जो लटिया का, जहाँ पर अभी क्रशर्स आप बहुत सारे देखते हैं, ये 50 के दशक में ब्लैक बक्स का एरिया हुआ करता था। तो अकलतरा में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं, अकलतरा में इंडस्ट्रीज़ की अपार संभावनाएं हैं। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की फैक्ट्री अभी बंद पड़ी हुई है यहाँ पर, लाफार्ज की, और अभी वो न्यूवोको हो गया है, उसकी फैक्ट्रीज़ हैं, KSK पावर प्लांट्स हैं, कोल वॉशरीज़ हैं। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल हमको अकलतरा में चाहिए। आप अगर सिंचाई की बात करें तो जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं वहाँ पे बहुत सिंचाई, वहाँ पे काफ़ी क्षेत्र सिंचाई वाला है, लेकिन यहाँ लिफ्ट इरिगेशन की हमारी मांग है, क्योंकि ज़मीन ऊपर है और नहर नीचे से चली गई है, उसकी वजह से नहर बीच से निकलते हुए भी सिंचित नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हमको लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से माइनर्स का जाल बिछाना पड़ेगा, जिससे लगातार लोगों तक पानी पहुंच सके, किसान तक पानी पहुंच सके। इंडस्ट्रीज़ की अपार संभावनाएं हैं, रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं, टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं, दलहा पहाड़ भी है हमारे पास। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल अकलतरा में लागू करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ का एक तासीर रहा है सर कि जो विधायक बनता है उसकी सरकार नहीं बनती। अब मान के चलिए यहाँ पे राघवेंद्र सिंह जी आ जाते हैं और उन्हीं की सरकार ना बन पाए, तब फैलाई गई है। मैं आपको इससे बेहतर उदाहरण नहीं दे पाऊंगा। मेरे फादर कांग्रेस के विधायक थे। अभी वो तो अविभाजित छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं आप। अविभाजित छत्तीसगढ़ में जो पहला चुनाव हुआ था, वो भी मैं भ्रांति आपकी दूर कर देता हूँ। अविभाजित छत्तीसगढ़ का पहला चुनाव 2003 में श्री रामाधार कश्यप जी ने जीता। उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया क्योंकि वो राज्यसभा मेंबर थे, और उसके बाद छतराम जी संसदीय सचिव बने सरकार में। तो ये भ्रांति तो गलत है कि जो जीतता है उसकी सरकार नहीं आती। तो इस बार ये परंपरा बदलेगी? बिल्कुल, ये कोई परंपरा है ही नहीं, ये तो भ्रांति फैलाई गई है लोगों के बीच में। लेकिन लोगों ने ही तो ये भ्रांति बना दी है। जब फैलाई जाती है तो कई बार एक गलत, आपको याद होगा मीडिया ने जब एक भ्रांति फैलाई थी कि 2000 के नोट में चिप आने वाला है, तो उसको भी लोग मान रहे थे। तो जब गलत भ्रांतियां भी कभी कभी फैला दी जाती हैं तो वो लोगों को बीच में जाके क्लियर करने की आवश्यकता रहती है। दोनों के बीच राइवलरी होने वाली, बहुत ज़्यादा कांटे का टक्कर। ऐसा नॉर्मली जब आप लोग मिलते हैं तो ऐसा कुछ मनमुटाव है कि या फिर नॉर्मल मिलते हैं परिवार में, ऐसा कोई कार्यक्रम होते तो आते जाते? पारिवारिक हम लोग का बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, लेकिन अगर आमने सामने अगर आते हैं तो हम लोग की कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं है कि हम लोग शिष्टाचार ना करें या एक दूसरे से मारने दौड़ें, इस तरह की कोई बात नहीं है।
सामने मिलते हैं, शिष्टाचार है, वो मेरे से बड़े हैं, उतना वो उस चीज़ के लिए उनका सम्मान। तो परिवार भी असमंजस में होगा कि भाई अब चाचा के साथ जाए कि भतीजे के साथ जाए। मैंने आपको बताया कि हम लोग सगे चाचा भतीजे नहीं हैं। लेकिन फिर भी परिवार तो है आपका। परिवार तो बिल्कुल है, मेरा परिवार मेरे साथ है, उनका आप परिवार छोटे हो, मेरे बड़े साथ है। हैं। मेरा परिवार मेरे साथ है, उनका परिवार उनके साथ है। अच्छा, कैसा यहाँ पे देखते हैं? अभी हम कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से हम बातचीत करके आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे राज परिवारों ने बर्बाद कर दिया है। अब यहाँ से आम जनता के बीच से अगर कोई उठ के आएगा वही समस्या को समझेगा। स्कूल की हालत ख़राब है, रास्ते की हालत ख़राब है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? तो थोड़ी सी उनकी शायद जानकारी सही नहीं है। अकलतरा कभी भी रजवाड़ा नहीं था। दूसरा, अगर वो कहते हैं कि यहाँ राज परिवार ने, जिसको हमारे परिवार को, जिनको वो सूचक राज परिवार कह रहे हैं, हम लोगों ने बर्बाद कर दिया, उनकी शायद जानकारी की कमी होगी। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के वो सदस्य थे। उसके बाद अगर बात करें आप, कुंवर भुवन भास्कर सिंह लगातार यहाँ से 2 बार विधायक रहे, डॉक्टर सीपी सिंह जी विधायक रहे, लगातार यहाँ पर कार्य हुए हैं। मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे, राजेंद्र कुमार सिंह जी के टाइम पे सीसीआई की फैक्ट्री और जो यहाँ पे आप नहरों का जाल देखते हैं, ये उस समय आया। स्कूल्स की बात करें तो आज भी जब हम गांव में जाते हैं तो लोग मेरे फादर का नाम ज़रूर याद करते हैं कि उन्होंने बहुत स्कूल्स खुलवाए। आर.के. सिंह स्कूल अकलतरा 1956 में ट्रस्ट बनाकर लोगों को एजुकेशन देने के लिए बनवाया गया। इंदिरा उद्यान हम लोगों ने उस समय उसका निर्माण कराया ताकि खुली हवा में लोग सांस ले सकें। आप जिधर भी जाएंगे, ये तो मैं बहुत मुख्य चीज़ों को बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी हर गांव में चीज़ें हैं जो हम लोगों ने प्रयास करके बताई। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर होने से लेके स्कूल खुलवाना उनको लगता है बर्बादी है, तो ये उनको मुबारक। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपके पिताजी ने स्कूल खुलवाए, अब ज़माना बदल गया है सर, डिजिटल ज़माना आ गया है। मैंने एक बात कही कि स्कूल खुलवाए, मतलब उन्होंने कोई स्कूल अपने पैसे से नहीं खुलवाया। हाँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ। उन्होंने सरकार में जाकर प्रयास किया और वो लोग अपने लिए, वो लोग अपने लोगों के लिए वो योजनाएं लेकर आए। जी, लेकिन अब जब इतने सालों बाद आपको अगर मौका मिलता है तो बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। अब डिजिटल समय आ गया है, ज़माना भी डिजिटल हो चुका है। क्या कुछ आपके मन में है, कैसा अकलतरा यहाँ को पोजीशनिंग करने के लिए किस ढंग का अकलतरा आप देखें? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, यहाँ पर एक मैंने जैसे पहले कहा, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल की ज़रूरत है। अकलतरा में लाइमस्टोन हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पर वॉशरीज़ खुल रही हैं, हमारे पास यहाँ जंगल्स हैं, हमारे पास यहाँ पर टूरिज़्म की अपार संभावनाएं, लेकिन उसको हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से लेना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए, अगर हम वॉशरीज़ खोलते हैं तो बेरोज़गार हम वहाँ पर रोज़गार उत्पन्न होता है, लेकिन उसके साथ साथ बेरोज़गारी ख़त्म होने के साथ साथ ट्रक्स का मूवमेंट बढ़ जाता है। तो एक जिम्मेदारी वहाँ पर आ जाती है बाईपास बनाने की, ताकि गाँव के लोग उससे प्रभावित ना हों। अब अगर हम बात करें क्रशर्स की, तो उसमें भी यही चीज़ लागू होती है कि उनके लिए एक बाईपास बनाकर अलग किया जाए। टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो हमें टूरिज़्म डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें अपने जंगलों को बचाकर उसको और डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर आप देखें, छत्तीसगढ़ में जंगल कम है। एक समय था जब यहीं खिसोरा और पंतोरा के आसपास के जंगलों में लगातार भालू, चीते और बाकी जानवर रहते थे। तो क्यों नहीं, जब ट्रांसलोकेशन अफ्रीका से यहाँ हो रहा है, तो इन जंगलों को सेफ बनाकर यहाँ पर क्यों नहीं हम लोग टूरिज़्म को डेवलप कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह कोई भी एक चीज़ का ना मैं विरोधी हूँ ना मैं समर्थक हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी डेवलपमेंट मॉडल एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे होना चाहिए, जिस पे मेरी अगर आप प्राथमिकताएं देखेंगे तो बाईपास रोड्स, हमें टूरिज़्म को डेवलप करना, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म को डेवलप करना, और सबसे बड़ी चीज़ माइनर्स का जाल बिछाकर जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर पानी पहुँचा। स्वास्थ्य की अगर बात करें सर, इतने साल जिले को बने हो गए, अकलतरा भी यहाँ एक बड़ा केंद्र है। बदहाल की बदहाल आज भी कहा जाता है। यहाँ पे नेशनल लेवल पर बात चलती है यहाँ की कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बदहाल है, प्रदूषण भी एक समस्या है। इसको लेकर कुछ प्लान है आपके मन में? स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर आप बात करें तो एक चीज़ अच्छी है कि रोड्स की कनेक्टिविटी की वजह से अब हम जांजगीर से कनेक्ट हो गए हैं और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज वहाँ सैंक्शन हो चुका है। अकलतरा और बलौदा की अगर आप बात करें तो ये काफ़ी सुदूर एक समय पर एरिया हुआ करता था, अब तो भारतमाला प्रोजेक्ट भी यहाँ से क्रॉस कर रहा है।
स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और स्वास्थ्य सुविधाएं एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक उसमें बेंचमार्क होगा, क्योंकि हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती है, हर दिन नई दवाइयाँ आती हैं और हर दिन नई बीमारियों के साथ हमें सामना करना पड़ता है। जैसे अभी कोरोना आया जिसके लिए पूरा विश्व शायद प्रिपेयर नहीं था। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुँचाना, अभी विगत 5 सालों में जो इसके पहले की स्थिति थी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन विगत 5 सालों में उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक आपका गथवा जहाँ गांव है, वहाँ की आप मेडिकल सुविधाओं को एक समय जो था और अब देखिए तो वहाँ पर एक परमानेंट डॉक्टर भी पदस्थ है। तो इस तरह से धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही हैं। हमें ज़रूरत है कि हर सेंटर्स पे हमें एक परमानेंट डॉक्टर वहाँ उपलब्ध रहे, ताकि जो छोटी मोटी लोगों की बीमारियां हैं और स्वास्थ्य संबंधी हम लोगों को जो झेलना पड़ता है, उसके लिए लगातार बलौदा, कल्तरा और जांजगीर से ज़्यादा हम गांव पे ही उप स्वास्थ्य केंद्र में रहकर अपना इलाज करवा सकें। यहाँ पर अगर बात करें तो अब 4 पार्टियाँ अपना दम भर रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी, अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है, कांग्रेस बीजेपी तो पहले से ही है मैदान में। लेकिन क्या अब लगता है कि कांटे की लड़ाई में कौन वोट कटवा साबित होगा या फिर किनके पाले में गेंद जाए? देखिए, अभी तो नॉमिनेशन किसी ने फाइल नहीं किया है, और एक बार नॉमिनेशन के बाद स्थिति आएगी कि किसके बीच में यहाँ पर मुकाबला होगा। और बहुत लोग ताल ठोक रहे हैं, बहुत सारी पार्टियाँ आ रही हैं, तो एक बार नॉमिनेशन हो जाए उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन मुझे ये बस बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस यहाँ से जीत रही है। अभी नया चेहरा आप हैं, जनता स्वीकारेगी नहीं स्वीकारेगी, पहली बार आप मैदान में आए हैं, क्या लगता है तालमेल किस ढंग का रहेगा? नया चेहरा मैं विधानसभा प्रत्याशी हाँ, के रूप में हो सकता हूँ, लेकिन मैं इस जनता के लिए, इस क्षेत्र के लिए कोई नया चेहरा नहीं हूँ। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर अगर विधानसभा प्रत्याशी के रूप में आप कहें कि दूसरे यहाँ पर 2-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो एक बात ये भी है कि कभी ना कभी वो भी तो पहली बार चुनाव लड़े होंगे। हर बार ऐसा नहीं होता है कि पुराने कैंडिडेट्स ही आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक आध नए कैंडिडेट्स भी चुनाव लड़ रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं, मैं तो उसका ऑपोजिट सुन रहा हूँ कि नए चेहरे होने का मुझे फ़ायदा बहुत मिलेगा, क्योंकि प्रत्याशी के रूप में मैं एक नया चेहरा हूँ, लेकिन क्षेत्र के लिए मैं एक पुराना घर का ही चेहरा हूँ। पुराने घर के चेहरे हैं, लेकिन किनको चुनौती मानते हैं आप? मैं तो जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं सभी को चुनौती मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात उस पर रिपीट कर रहा हूँ, कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीत रही है। जी हाँ। कितने का मार्जिन रहने वाला है फिर? मैंने आपको कहा अभी तो नामांकन ही फाइल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी तो ये सब आंकलन जब सारे नामांकन फाइल हो जाएं तब करना उचित होगा। किस ढंग का आप अकलतरा को देखते हैं? आगे की भावी प्लानिंग क्या होगी? किस ढंग के मॉडल के रूप में आप विकसित करने वाले हैं? अगर आते हैं तो प्राथमिकताएं, मेन प्राथमिकताएं, 3 प्राथमिकताएं बता दीजिए। मैंने अभी आपको जो डिटेल में बताया, ये शायद रिपीट मैं कर रहा हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल पे हमें चलना है, जिसमें टूरिज़्म, हमारे इंडस्ट्रीज़, बाईपास रोड्स और इरिगेशन मेरी प्राथमिकताएं हैं। चलिए, बहुत सुंदर आपने कहा कि जिन जिन प्राथमिकताओं को आप गिना रहे हैं, जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता को आप कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कल किसानों का कर्जा माफ़ की घोषणा हुई है, आने वाले समय में किसानों को जितना कांग्रेस सरकार में फ़ायदा हुआ है, और कहीं ना कहीं अकलतरा क्षेत्र से एक लंबे समय से कांग्रेस का विधायक पिछले 5 वर्ष में नहीं थे, इसके पहले चुन्नीलाल जी एक लंबे मार्जिन से यहाँ जीते थे। इस बार कांग्रेस की सरकार के साथ यहाँ कांग्रेस का विधायक बनाएं, ताकि एक समन्वित विकास केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई है। अगर बात की जाए, यहाँ पर कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा सीट इस बार दी है, 17 महिलाओं को इस बार टिकट थमाया है। आपको क्या लगता है, आप महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं इस क्षेत्र में? महिलाओं के लिए यदि आप बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में पंचायती राज में इंट्रोडक्शन आदरणीय राजीव गांधी जी ने किया था। सोनिया जी ने भी अपनी स्पीच में इस बात का उल्लेख किया, और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। महिलाओं को जो बिहान योजना के माध्यम से अभी समूह बने हैं, उसमें बहुत सारे समूह आपस में कार्य कर रहे हैं, जो कि स्वावलंबी बनने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक महिलाएं स्वयं कार्य नहीं करेंगी और आगे नहीं आएंगी, तब तक हम लोग सोसाइटी का बैलेंस नहीं बना सकते हैं। बहुत खुशी की बात है कि महिलाएं आगे आ रही हैं, और छत्तीसगढ़ में मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि जिस तरह की कुछ कुरीतियाँ
बाकी जगह पर रही हैं देश के अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ उससे अछूता रहा है। हमारे यहाँ काफ़ी सम्मान महिलाओं का हमेशा से रहा है और ये हमेशा बढ़ता रहे, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें। भूपेश बघेल जी ने इस बार फिर से कर्ज माफ़ी का ऐलान कर दिया है। भाजपा असमंजस में पड़ गई है कि अब हम क्या करें। इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भूपेश बघेल जी ने जब कर्ज माफ़ी की उसके पहले कांग्रेस पार्टी, आदरणीय भूपेश बघेल जी भी बार बार ये बात कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कर्ज माफ़ी कर चुके हैं, बोनस जिसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना कहते हैं हम दे रहे हैं। उनके पास एक राम जी का मुद्दा था जिसको उन्होंने 15 साल में तो कुछ नहीं किया, सिर्फ मुद्दा ही बना के रखा था। रामगमन पथ से लेके कौशल्या मंदिर का निर्माण तक आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने कर दिया। तो बीजेपी के पास सही में कहिए तो मैं आपके सवाल और आपकी बात दोनों से सहमत हूँ कि वो असमंजस में है, उनके पास कोई मुद्दा। एक सवाल आखिरी, राघवेंद्र सिंह जी के राजनीतिक गुरु कौन है? आप तो चूँकि विरासत में आपको राजनीति मिली है, लेकिन किसी को देखकर तो प्रभावित होंगे। मैं तो बहुत लोगों को देखकर प्रभावित होता हूँ, मैं सभी बड़ों से सीखता हूँ। पिताजी के साथ राजनीतिक तौर पे बहुत कुछ समय नहीं मिल पाया क्योंकि मैं बाहर पढ़ाई कर रहा था। ऐसे अगर आप कहें तो आदरणीय चरणदास महंत जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी, इन सभी के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला। आदरणीय भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने मुझे सचिव बनाया था और गौरेला की मुझे जिम्मेदारी दी थी। आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी से मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, मैं उनसे बहुत करीब रहा हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। चरणदास महंत जी और मेरे पिता ये दोनों बहुत ही अभिन्न मित्र भी थे, साथ में विधायक रहने के अलावा। तो महंत जी से हमेशा डांट भी पड़ती है, प्रेम भी मिलता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो सभी नेताओं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने का मुझे मौका। भूपेश बघेल जी से कभी चर्चा होती है क्या? कुछ बातचीत करते हैं आप? भूपेश बघेल जी से तो हमेशा, कल ही हम लोग बैठकर, कल बघेल जी आए थे, उन्होंने हंस के पूछा, अच्छा तुम्हारे यहाँ भी चाचा भतीजा की लड़ाई हो रही है? और फिर उन्होंने बाकी हालचाल पूछा, किसानों का मुद्दा पूछा, क्या हाल है वो पूछा। तो बहुत जनरल, मैंने तो आपको बताया कि आदरणीय बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने मुझे सचिव बनाकर कार्य करने का मौका दिया था। भाजपा का कोई नेता पसंद नहीं है क्या? भाजपा का कौन नेता पसंद? भाजपा के अगर नेताओं में आप बात करें तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े पसंद थे। मतलब ना, उनकी कविताएं हमेशा मुझे पसंद आई। अभी जितने भी अभी तक प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस हो कोई भी पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हर किसी ने बोला। नेता के तौर पर पूछ रहे हैं कि मुझे पसंद है कि नहीं, या आप एक व्यक्ति के रूप? नहीं, मैं व्यक्ति के रूप में भी पूछ रहा हूँ, नेता के रूप में भी पूछ रहा हूँ। आप नेता के रूप में अगर आप कहेंगे तो उनकी जब हम विचारधारा से ही सहमत नहीं हैं तो उनकी एज अ नेता हम उनसे सहमत कैसे हो सकते हैं? व्यक्ति के तौर पे तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे हम लोग के संबंध होते हैं, तो उनको व्यक्तिगत रूप से हमारा उनका कोई विरोध नहीं है। हाँ, नेता के तौर पे अगर आप कह रहे हैं तो जब हम उनकी विचारधारा से ही सहमत नहीं है तो हम उनके फॉलोअर कैसे हो सकते हैं? मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी के बारे में तो मेरी वही राय है कि जिस तरह से उन्होंने देश को गर्त में ढकेल रहे हैं और लगातार जुमलेबाजी चल रही है, लगातार आप इकॉनमी रेट देखिए, आप चाहे इसकी बात करें, रोज़गार की बात करें, बहुत बुरी हाल में, रेलवेज़ की आप हालत देख लीजिए क्या हो गई है। तो सिर्फ चीज़ों को ये बताना कि अच्छी हैं, माइक पर बोलना, लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद था, थैंक यू सो मच आपका। तो ये थे राघवेंद्र सिंह जी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार अकलतरा से इनको मैदान में उतारा है चाचा के खिलाफ। देखना यहाँ भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो क्या कुछ फेरबदल इसमें देखने को मिलता है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।